सुनो तो अभी फिर वो आतंकवादी कह रहे हैं आरोप लगते तो हमारा। हमारे साथ हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव देश बचाओ काला धन वापस लाओ के नारे के साथ भारत स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। 40 दिनों के दौरान उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। उनका पड़ाव नोएडा में है। अब ये प्रस्थान करने वाले हैं पंजाब की तरफ। इनसे हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर बाबा रामदेव निकले हैं उनमें इन्हें कितनी कामयाबी मिली है। स्वामी जी, 40 दिन, सैकड़ों किलोमीटर का सफर, अगर इस यात्रा को देखें, क्या हासिल हुआ इससे आपको? देखिए, सरकार ने अपना चरित्र, अपनी नीयत और उसने जो कुछ करना था, बदनीयती, सारे षड्यंत्र, बदनामी, सब कुछ कर लिया। 4 जून के बाद सरकार ने सोचा था कि हम रामदेव को ख़त्म कर देंगे। फिजिकली ख़त्म नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि स्वामी रामदेव के चरित्र को ख़त्म कर देंगे। जब सरकार ने मुझे बनाया नहीं तो मुझे मिटा कैसे सकती है। देश के करोड़ों लोग जैसे पहले हमारे साथ में थे, अब भी जब हमने झांसी से यात्रा शुरू की तब पहले से कहीं 2 गुने कहीं 3 गुने लोग जुड़ते गए यात्रा में। और इस पूरे सफ़र में लोगों ने खड़े होकर के बता दिया कि देश के लोग देश के लूटने वालों के साथ नहीं, देश को बचाने वालों के साथ में। लेकिन स्वामी जी, जब आप सरकार की बात करते हैं तो सिर्फ केंद्र सरकार की क्यों बात करते हैं, यूपी सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने झांसी से शुरू किया, अभी भी हम लोग यूपी में बैठे हैं, 40 दिन आपका यूपी में बीता है, यूपी की बात क्यों नहीं? देखिए, काला धन जो विदेशों में जमा है और अवैध संपत्ति जो विदेशों में खड़ी की है कुछ भ्रष्ट बेईमान गद्दार लोगों ने, उस विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और उसको वापस लाने की प्रक्रिया की बात करें तो करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हम यदि किसी भी पॉलिटिशियन का नाम, हम जो भी विदेशों में जमा काले धन और संपत्ति के बारे में जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी मांगने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसलिए पहले हमारी यात्रा गंगोत्री से शुरू होती है, फिर घाटों की सफाई भी होगी। लेकिन आप जिस गंगोत्री में हैं, जहां हम यूपी में बैठे हैं, यहां भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है स्वामी जी। अगर इस 40 दिनों का ही देखें जिसमें आपने यात्रा की है, 4-5 मंत्री को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया, लोकायुक्त के दायरे में कई मंत्री हैं, कई विधायकों पर आरोप है। तो भ्रष्टाचार की बात हो तो मुकम्मल बात होनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार। देखिए, हम इसमें अजीत जी किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई मुद्दों को लेकर के, और मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार और कांग्रेस, फिर बीएसपी छोड़ रहे हैं आप इसे। फिर मैं वापस कह रहा हूं, केंद्र सरकार और कांग्रेस जो इस समय वर्तमान में सत्ता में है और दूसरी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि मुद्दों के ऊपर वो दूसरी राजनीतिक पार्टियां असहमति नहीं जता रही हैं और केंद्र सरकार ने भी पहले तो मेरे मुद्दों पर सहमति जताई। जब आप पार्टी का जिक्र करते हैं सिर्फ कांग्रेस और केंद्र सरकार बोलते हैं, बीएसपी, बीजेपी, बाकी पार्टियों से आप स्किप करके निकलते हैं। देखो फिर आप निकल रहे हैं। फिर वापस कह रहा हूं, बाकी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मेरे मुद्दों पर असहमति नहीं जताई है, इसलिए आ बैल मुझे मार। मैं तो चाहता ही उस मुद्दों पर सहमति बने। मैं बात ही कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति जो व्यक्ति केंद्रित हो गई है, भारतीय राजनीति जो मुद्दों से भटक चुकी है, वो 3 मुद्दों पर केंद्रित हो जाए, काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था। बहुत सही करें, लेकिन आप काला धन के साथ एक दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। तो जब भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है, अब इसमें उत्तर प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में अगर 1 दर्जन मंत्रियों नेताओं पर आरोप है, तो उसका जिक्र करने से स्वामी जी क्यों बचते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक होगा। सिर्फ ऊपर अगर लाल किले से झंडा फहराने वाले की बात करें और लखनऊ में बैठे लोगों की बात ना करें, कर्नाटक में बैठे लोगों की बात नहीं करें, तो मुझे लगता है देखो अजीत जी, पानी सिर पर डालेंगे तो नीचे तक आता है, तो पहले सिर की सफाई होगी तो नीचे की भी सफाई होगी ना। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैं तो केंद्र सरकार को भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों। फिर आप छोड़ रहे हैं बीजेपी, बीएसपी, बाकी पार्टी। वो आप ले रहे हैं ना नाम बैठे हुए, तो आप भी तो मेरा सहयोग कर रहे हैं। कोई हम और सब मिलकर के, पत्रकारिता धर्म के साथ राष्ट्र धर्म तो हमारा सर्वोपरि है ना, तो आप ले रहे हैं तो आप तो मेरे ही स्वरूप हैं। देश की जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। तो पहली उम्मीद वहां से। लेकिन लूट जो मची है, मधु कौड़ा रांची में भी मचाता है, येदुरप्पा कर्नाटक में भी मचाता भी आएगा, यूपी में भी है, दूसरे राज्यों में भी है। मैं क्या कह रहा हूं, तो केंद्र सरकार यदि कदम उठा लेती, हमने जो तीनों कहे, तो सबका हिसाब किताब हो जाएगा ना पाई पाई का।
अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, मैं काला धन को थोड़ा अलग करता हूं, भ्रष्टाचार के मेरी खिलाफ मुख्य लड़ाई काले धन के लिए। मैं उस पर भ्रष्टाचार पे आना चाह और रहा हूं। साथ में मेरा दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार भी मेरा 3 चरणों में है। पहला, उसके लिए कठोर कानून व्यवस्था एक पक्ष है। दूसरा, लोगों के जीवन के में नैतिकता को ले आना, आध्यात्मिकता को लेकर आना। स्वामी जी, एक सवाल बहुत बड़ा है। जब आप बोलते हैं काला धन पे, लोगों को लगता है, 4 साल से हम सब सुन रहे हैं, लगता है कि आपने एक मुद्दा बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी चर्चा की। वो वापस आएगा। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2 साल तक कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार लूट मचाती है और आप स्वामी रामदेव उसकी मुखालफत नहीं करते, देखिए फिर लगता है कि चिन्हित करके कांग्रेस के लोगों की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। मैंने कहा मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सन्यासियों में सबका हूं। इसलिए यदि जो है हम इस चीज को एक ही बात के ऊपर लेकर के आते हैं, आखिर हमारे संविधान ने अधिकार किसको दिए हुए हैं? काले धन को मिटाने के लिए। आप बचेंगे, येदियुरप्पा, बीजेपी, बीएसपी की बात होगी तो आप वापस। मैं किसी पर नहीं, मैं कह रहा हूं अब ये सारी राजनीतिक पार्टियां अभी तक, आगे कल को ये मेरे मुद्दों का विरोध करेंगे तो इनके खिलाफ भी वही जो रुख अख्तियार करेंगे जो आज केंद्र सरकार के खिलाफ किया हुआ है। और केंद्र सरकार आज यदि हमारे मुद्दे पर सहमत हो जाती है तो हम तो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके साथ कौन कौन पार्टियां आपके साथ हैं? देखिए, अभी तक कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी ने मेरे मुद्दों का विरोध नहीं किया, तो विरोध न करने का मतलब मौनम स्वीकृत लक्षण। ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे स्वामी जी? आप देखिए 2012 में 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या चुनाव में स्वामी रामदेव जिस ढंग से हिसार में हुआ, अन्ना हजारे की टीम गई, आप भी क्रेडिट लेते हैं कि आपके भी 1 लाख लोग? हमने क्रेडिट, देखो क्रेडिट लेने वाले दूसरे लोग हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं। उनके 3 कार्यकर्ता गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं, अच्छी बात है। 3 नहीं, अगली बार वो 7 जाएं। लेकिन हमारे तो 1000 कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे थे। हमको क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं करते, हम तो देश को बचाने के लिए काम करते हैं, हम तो काला धन लाने के लिए काम करते हैं। देखो, हमने 1 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस के, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा वोट उसके काटे। अब सवाल उठता है, 2012 में 5 राज्यों में चुनाव जी। है, क्या स्वामी रामदेव इन 5 राज्यों में स्वामी रामदेव की पहली क्या भूमिका होगी जिससे राजनीतिक दलों में यह तय हो जाए कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप स्वामी रामदेव के साथ नहीं है तो स्वामी रामदेव उनके खिलाफ क्या कर सकते? देखिए, मैं पहले तो एक बार और कांग्रेस को मौका देना चाहता हूं, इसलिए पत्र लिख रहा हूं 2012 के चुनाव से पहले कि हम एक बार फिर आपको मौका देना चाहते हैं कि काले धन को लेकर के केंद्र सरकार अपनी नीयत, अपनी नीतियां साफ करे। भ्रष्टाचार के ऊपर और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार यदि हमारे इन 3 मुद्दों के ऊपर सहमत हो जाती है तो हमारा उससे जो होगी नहीं, आपको लगता है होगी? चिट्ठी लिखने से आपको लगता है सरकार सहमत हो जाएगी इन मुद्दों पर? हमें तो उम्मीद करनी ही चाहिए, और उम्मीदों पर जिंदा है संसार। आपके मुद्दों का अगर तो समर्थन नहीं किया कांग्रेस ने, जो चिट्ठी आपने मनमोहन सिंह को लिखी, जो मांग की, अगर सरकार ने नहीं मानी तो स्वामी रामदेव 2012 के चुनाव में 5 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे? 100%। लेकिन ये अधूरी बात नहीं है स्वामी जी। ठीक है, काला धन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो दल, जिन दलों की भी बात करें, कोई भी दल हो, उन दलों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काले धन के स्वामी हैं, जो काले धन के कुबेर हैं, और इसीलिए वो चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपया फूकते हैं। अजीत जी, यदि इस 3 मुद्दों पर सहमत होते हैं तो आप जरा इन मुद्दों को पढ़िए ना। मैंने कहा करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो कहते हैं कि हमारा जो है विदेश में कहीं पर भी काला धन है या अवैध संपत्ति, उसको आप नेशनल एसेट घोषित कर दीजिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। यदि वो जो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है हमसे ले लो, 2012 के चुनाव में क्यों नहीं आप एक बार चुनावी मैदान में अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ उतरते हैं और सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेते हैं? देखिए, ये सीधा हस्तक्षेप है, लेकिन इस हस्तक्षेप का जो है आधार है वो मुद्दे हैं, और मुद्दों के आधार पर जिस दिन भारत की राजनीति आगे बढ़ेगी उस दिन राजनीतिक शुद्धिकरण का जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाएगा, और ये बड़ी शुरुआत होगी। अच्छा, 2012 के चुनाव के फिर वापस आते हैं, जो कि बहुत अहम है और पूरा मामला राजनीतिक होने जा रहा है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस आपकी बातों से रजामंद नहीं होगी, ये मैं आज कह दे रहा हूं, आपको भी अंदाजा होगा, क्योंकि जितनी जी प्रार्थना तो यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कामना तो यही करते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे, भगवान विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाए तो क्या करें। उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन 2012 के चुनाव में यूपी की ही बात करें, बीएसपी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की मुखालफत बाबा रामदेव करते हैं, तो समर्थन किसको होगा? देखिए, पहला एक मुद्दा जो मैंने कहा, 3 मुद्दों पर सहमति, उसके बाद उनके उम्मीदवार कैसे हैं। हम लोगों से कहेंगे अब ये आपके पास में 3 विकल्प है, कहीं 2 एक ही विकल्प है, जैसे उत्तराखंड में लगभग एक ही विकल्प है, जो है पंजाब में लगभग एक ही विकल्प है, और
यदि अब ये गणित तो जो बनेंगे, ये तो चुनाव से 15 यूपी में क्या विकल्प है? यूपी में फिर जो है वहां तो कांग्रेस तो विकल्प की स्थिति में नहीं है। वहां तो यदि उसने अब जो यदि ईमानदारी से राष्ट्रहित के मुद्दों पर सहमति व्यक्त नहीं की, तो वहां तो समूल विनाश माने महापराजय जिसको कहते हैं ना। जीत किसकी? देखिए, कांग्रेस के मुकाबले 3 दूसरी पार्टी बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी तीन पार्टियों के अंदर पहली बात तो मुद्दों पर सहमति कितनी मात्रा में व्यक्त करेंगे वो समझने की बात होगी कि जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है उस पर वो हमारी जो 3 पक्ष है, जो काले धन वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर वो कितनी सहमति व्यक्त करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन वाले मुद्दों पर कितनी सहमति व्यक्त करते हैं, तो उसके आधार पर उनका जो है हम कहेंगे कि ये हमने जो मुद्दों के आधार पर आप इस पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, इसको सेकंड, इसको थर्ड प्रायोरिटी दे, तो ये तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये कहेंगे यूपी में कि मुद्दों के आधार पर बीएसपी को पहली या बीजेपी को पहली या समाजवादी पार्टी को पहली, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी देंगे हम। तो ये आप एक लिस्ट बनाकर जारी करेंगे कि और इसके साथ साथ जो फिर उम्मीदवार होंगे उनके कैरेक्टर को भी देखा जाएगा। तो कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे कैसे? 200 क्रिमिनल है, तमाम सूरमा, बाहुबली, भ्रष्ट, बड़ी फौज होगी यूपी में, कैसे कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे? नार्को एनालिसिस में भी लोग फेल हो जाते हैं, नहीं पता चलता है। अजीत जी देखो, किसी का अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो भूत बनकर के साथ में चिपका रहता है। इसलिए जो उसके अभी तक की परफॉर्मेंस है, उस तक का अभी तक का किसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और देश के लोग चाहे कम पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, लेकिन बेवकूफ नहीं है। आपने कहा पंजाब और उत्तराखंड में कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब साफ है पंजाब में अकाली बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, इसको आपका समर्थन होगा? हाँ, यदि कांग्रेस हमारे मुद्दों पर सहमत नहीं होगी तो खुला समर्थन होगा। और उनके साथ कैंपेन में उनको जिताओ, अकाली को जिताओ, बीजेपी को जिताओ, ये बाबा रामदेव झंडा लेकर उतरेंगे मैदान में। देखिए, मैंने कहा कि इसको हराओ। हाँ, तो किसी को जिताओ भी तो साथ में होगा। अब देखो, सब मुझसे क्यों कहते हैं? किसी की हार में किसी की जीत छिपी होती है। किस्मत में, भाग में ही हार लिखा है, उसको मिटना ही लिखा है, तो उसको बचा कौन सकता है? तो फंसेंगे आप यूपी में बाबा रामदेव, क्योंकि उत्तराखंड और फंसेंगे हम, कहीं नहीं फंसेंगे भ्रष्ट और बेईमान लोग। हम तो सच के साथ हैं, हम तो 121 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, हम तो गांव गरीब मजदूर की बात कर रहे हैं और वहीं से पैदा होकर के आए हैं। और इसीलिए मेरे दिल में एक दर्द है। तो आज इस देश के करोड़ों लोगों ने यदि मुझे इज्जत दी है, मेरे प्रति विश्वास किया है, तो मेरा एक कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए वो कुछ करूं जिससे कि इस देश की तकदीर और तस्वीर बदले। अब पूरा ध्यान यूपी में होगा सबका, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी रणभूमि होगी। इस रणभूमि में स्वामी रामदेव माना जाए कि बीजेपी के साथ होंगे। जो तस्वीर निकल कर आ रही है, देखिए, उसमें यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए, तस्वीर कहीं नहीं निकल करके आ रही है, आप मत निकालिए। हम जो 3 मुद्दों में साथ देंगे, हम उनके साथ होंगे, और जो 3 मुद्दों का विरोध करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम सच के साथ हैं। और अब यह हिंदुस्तान 2 भागों में बटेगा। एक वो लोग जो काले धन के समर्थक हैं, भ्रष्टाचार के समर्थक हैं और भ्रष्ट व्यवस्था के पोषक हैं, और एक वो लोग जो इनकी विरोधी हैं। तो ये एक बड़ी लकीर राजनीति में खींची जा रही है। लेकिन एक भारतीय राजनीति एक बहुत बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर है।